नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ एग्जाम। जो आरपीएफ एग्जाम हुआ कांस्टेबल का आज 2 मार्च, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में कैसा क्वेश्चन रहा, रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन रहा और जीके जीएस में कैसा क्वेश्चन रहा, उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बना चुका हूं और मैंने उसमें कहा था कि मैं शाम को आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों के क्वेश्चन शामिल रहेंगे जीके के। उसके साथ साथ हम लोग मैथ और रीजनिंग में भी कैसे क्वेश्चन आए उसका चर्चा करूंगा, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके और वो उसके हिसाब से अपना तैयारी को अंजाम दे सके और थोड़ा सा मेहनत कर सके। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि दोस्तों हम लोग सबसे पहले जीके जीएस का बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में बात किया जाए दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तापमान का एसआई मात्रा क्या है। किसका? तापमान का। तो तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एक आपका जनरल अवेयरनेस में एक आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आया था? तो नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तराखंड का जो है उत्तरायण पर्व किससे संबंधित। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का जो उत्तरायण पर्व है उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध जो है दोस्तों वो मकर संक्रांति से। किससे दोस्तों? मकर संक्रांति से। और ये कब क्या है इसमें दोस्तों? इसमें जो सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा से संबंधित है। ये जो उत्तराखंड में उत्तरायण उत्सव मनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है दोस्तों? ये जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा से संबंधित है। सूर्य जो उत्तर दिशा में यात्रा करता है उससे संबंधित है। और ये कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम लोग मान सकते हैं। बाकी 1 नंबर का तो वो आसान क्वेश्चन था, लगभग सभी बच्चे कर पाए होंगे जो एग्जाम की तैयारी करता है, जिसका तैयारी ठीक ठाक अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है। ये दोस्तों आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था और हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस सब क्वेश्चन को नॉर्मली सारा बच्चा करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आरबीआई का जो है रेपो रेट जो है वो क्या है। आरबीआई का रेपो रेट, ये क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल का मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो आरबीआई का जो बॉडीज है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं करता। मैंने कई बार वीडियो में चर्चा किया था कि दोस्तों आपको आरबीआई और उसके जो भी बॉडी है प्लस जो भी बैंकिंग संबंधित है उससे आप एक बार जरूर अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। और डेफिनेटली है कि दोस्तों बैंकों से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो यदि दोस्तों आपने बैंक से संबंधित आरबीआई और उसके जितने भी बॉडीज हैं प्लस जितने भी हमारे यहाँ नेशनलाइज बैंक है उसके बारे में यदि आपने अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया और पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपके लिए खुशखबरी है कि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं जब बैंक के से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो बच्चा आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन को और आरबीआई से संबंधित जो भी टॉपिक्स है उसको यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके पास मौका है कि दोस्तों ये सब बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, आप 2-4 घंटा में इस चीज को पढ़ सकते हैं। एक दिन आपके पास काफी समय, यदि आप अमूमन सुबह भी कल 3 मार्च को भी एग्जाम देने जाने वाला है तो आप कम से कम एक बार फटाफट 1 से 2 घंटा समय दीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकड़े जाने की संभावना रहेगी। ये दोस्तों क्या था, आरबीआई का रेपो रेट दर क्या है? तो 6.25 है दोस्तों। कितना? 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक पूछा गया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना साहब का सेनापति कौन से। तो जो नाना साहब थे उनके सेनापति कौन थे दोस्तों? ये थे तात्या टोपे। ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए शिकागो सम्मेलन जो हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग कब लिए थे। शिकागो सम्मेलन आपको पता है दोस्तों, काफी फेमस है, काफी चर्चा है। शिकागो सम्मेलन से ही हमारे महान विभूति स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि मिली थी।
तो स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में भाग कब लिए थे दोस्तों? वो लिए थे 1893 में। कब लिए थे दोस्तों? 1893 में। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? आपको दोस्तों पता है कि संविधान में जो है वो कुल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12। जबकि मूल संविधान में कितने थे दोस्तों? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और बाद में कितने अनुसूचियां जोड़ी गई? तो 4 जोड़ी गई। तो 4 जो बाद में जोड़ी गई थी उसमें से एक 10वीं, 4 कौन कौन जोड़ी गई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं थी। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों? 10वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है कि 10वीं अनुसूची जो है उस संविधान में केवल संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है कि हमारे संविधान में कुछ भी जोड़ना हो या कुछ भी हटाना हो या किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। बताइए संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में। तो संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो, कोई भी चीज चेंज करना हो तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 368 के तहत। और इसका उल्लेख जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है दोस्तों? भाग 20 में, भाग पार्ट 20। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था दोस्तों? 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन के साथ। क्या हुआ दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट दोस्तों ये पूछा गया था रथ यात्रा का संबंध किससे है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों कि रथ यात्रा का जो संबंध है दोस्तों वो पुरी में जो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर है उससे संबंधित है। तो पुरी में जो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर है उससे संबंधित है। तो रथ यात्रा का संबंध किससे है दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में एक पूछा गया था जो करंट अफेयर से संबंधित था कि दोस्तों 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो आपका 51वां मुख्य न्यायाधीश है भारत का, चीफ जस्टिस है, वो किसे बनाया गया? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। किसे दोस्तों? संजीव खन्ना को। तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था कि और बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन था। ये मैक्सिमम बच्चा जो अमूमन हर बच्चा जो अच्छा तैयारी करता है वो इस चीज को पढ़ता ही है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? 51वां मुख्य न्यायाधीश तो संजीव खन्ना जी है। 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना। हाँ, 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। नेक्स्ट दोस्तों 2024 में नई वैक्सीन किससे संबंधित है? 2024 में एक नई वैक्सीन की खोज हुई थी, उसका संबंध किससे है दोस्तों? उसका संबंध है दोस्तों फाइजर बायोनेटिक कोविड से। किससे दोस्तों? फाइजर बायोनेटिक कोविड से संबंधित है। किससे दोस्तों? फाइजर बायोनेटिक से संबंधित है। तो 2024 में नई वैक्सीन जो खोजी गई थी दोस्तों उसका संबंध किससे था? फाइजर बायोनेटिक कोविड से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों हमारे यहाँ जो हर एक राज्य में मुख्यमंत्री होती है उसका शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है दोस्तों राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका संबंध किस अनुच्छेद से है? आपको दोस्तों पता है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका संबंध जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और भाग किसमें है दोस्तों? तो भाग है दोस्तों आपका भाग 4 में है। किसमें है दोस्तों? 4 में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है दोस्तों वो किस भाग में? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से दोस्तों? 36 से 51। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस में आया था। बाकी क्वेश्चन तो बहुत थे लेकिन जो क्वेश्चन हमें मिल पाया तो वो ये क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग मैथ की बात किया जाए दोस्तों तो मैथ के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि जो आपका दोस्तों ट्रेन है, ट्रेन से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चा पूछ रहा है। मेंसुरेशन से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है सीआई और एसआई दोस्तों दोनों मिलाकर है। तो सीआई और एसआई से भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर पूछा रहा है। दोस्तों आपका नंबर सिस्टम जो है दोस्तों वहां भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों टाइम एंड वर्क, इसका काफी चर्चा रहता है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न, ये दोनों दोस्तों 1 से 2 सवाल था आपको टाइम एंड वर्क से, और 1 से 2 सवाल दोस्तों 2 से 3 सवाल कई बच्चा बोल रहा है कि पाइप एंड सिस्टम जो है उससे क्वेश्चन की संख्या ठीक ठाक पूछी गई। तो पाइप एंड सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, तो इस तरह का आपका जो है वो मैथ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि मैथ का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, जिसके चलते टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि यार मैथ और जो रीजनिंग का क्वेश्चन है बहुत आसान आ रहा है, हर एक बच्चा आसानी से कर पा रहा है। तो दोस्तों इसका सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कुछ बच्चों के द्वारा। कुछ बच्चों का मैथ कमजोर होता है तो उसके लिए मैथ टफ और कैलकुलेटिव हो जाता है। कुछ बच्चों का मैथ अच्छा होता है उसके लिए मैथ काफी आसान हो जाता है। तो आपका तैयारी कैसे है दोस्तों, उसके अनुसार से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहा। कोई बच्चा बोल रहा है कि जीके काफी टफ आ रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है जीके काफी नॉर्मल आ रहा है। अब जिस बच्चे का जीके की तैयारी अच्छी है उसके लिए क्वेश्चन नॉर्मल है, जो बच्चा जीके बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं किया है उसके लिए जीके टफ है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं होता। यदि आप कर पा रहे हैं कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना, यदि आपको उसका आंसर पता है तो आपके लिए आसान है। और यदि दोस्तों कितना ही इजी क्यों ना क्वेश्चन, यदि यहाँ तक आपको पूछ रहे कि बताइए झारखंड का जो है वो राजधानी कहाँ है, यदि आपको पता है रांची तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं पता है तो आपके लिए बहुत टफ है दोस्तों। तो क्वेश्चन टफ है या आसान है इसका डिसाइड जो है दोस्तों वो आपको पता है या नहीं आंसर, उससे भी मायने रखता है। लेकिन हाँ बोल सकते हैं क्वेश्चन का लेवल को हम लोग देख सकते हैं कि हाँ कुछ क्वेश्चन रहता है जो थोड़ा सा तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है, उस बच्चे ने अच्छी तैयारी की इसलिए उस क्वेश्चन को कर पाई, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो बोला जा रहा है कि हर शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से जो दोस्तों वो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, सिलॉग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से बोल रहा है बच्चा कि अच्छा सवाल आ रहा है, 5 से 6 सवाल आ रहा है, और सीरीज से 4 से 5 सवाल आ रहा है, और सीरीज में बच्चा जो फंस रहा है क्वेश्चन को, तो सीरीज पर थोड़ा सा आपको दोस्तों ख्याल रखना है। और सीरीज यदि टफ आए दोस्तों तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना, आगे क्वेश्चन को बनाना है। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो मैंने उसमें कहा था दोस्तों कि आपको जब एग्जाम में सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों वो जीके जीएस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर आपको मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। उसमें से जो आपको यदि मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है फिर मैथ को पहले अटेम्प्ट करें, और रीजनिंग आता है तो रीजनिंग को। कभी भी दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग में पहले नहीं लगना है, नहीं तो हो सकता है दोस्तों कि आप मैथ और रीजनिंग के चक्कर में सारे के सारे क्वेश्चन को आप कर भी नहीं पाए। इसलिए आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट में जो आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों वो जीएस के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ना है। तो ये दोस्तों आपका नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से दोस्तों बोला जा रहा है कि 2 से 3 सवाल आ रहा है, उसमें से एक सवाल जो आ रहा है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से आ रहा है कि ये जो है वो ए गुना बी का शाब्दिक अर्थ होता है कि ये बी का पिता, ये माइनस बी का शाब्दिक अर्थ होता है कि ये बी की माता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उस तरह का क्वेश्चन जो एक हर एक शिफ्ट में आ रहा है। बाकी आपका नॉर्मल जो है वो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश महेश से कहता है कि उस फोटो वाली व्यक्ति जो उस तरह का जो है उस तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है। बाकी इस मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपना तैयारी को कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। देख लीजिए आपकी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल से बचना है, यदि काफी कैलकुलेटिव उसको छोड़ना है, बाद में उसको सॉल्व करना है। कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मैंने कल ही वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तब सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। उससे हो सकता है कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में राहत मिले, थोड़ा सा मदद मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर अगले एग्जाम की शिफ्ट के साथ एनालिसिस करेंगे हम लोग। दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। सातों